देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। ये क्लास 9 के इतिहास का 7 चैप्टर है। तो इस चैप्टर में ये बताया गया है कि अंग्रेजों के द्वारा भारतीय जनता को शिक्षित करने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए, उनके सोच क्या थे, वे भारतीयों के बारे में उनका विचार कैसा था। इसी को हम लोग इस अध्याय में देखेंगे। साथ ही ये भी देखेंगे कि उन्होंने भारतीयों को शिक्षित करने के लिए क्या कुछ किया। तो पहले अध्याय में आप देख चुके हैं कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के राजाओं और नवाबों, किसानों और आदिवासियों पर किस किस तरह के प्रभाव पड़े थे। इस अध्याय में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि इन चीज़ों का विद्यार्थियों के जीवन पर क्या असर पड़ा। विद्यार्थियों के जीवन को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत में अंग्रेज केवल भूक्षेत्र पर विजय और आय पर नियंत्रण ही नहीं चाहते थे, उन्हें लगता था कि उनका एक सांस्कृतिक मिशन भी है। वे मानते थे कि उन्हें देसी समाज को सभ्य बनाना है और उनके रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं को बदलना है। कहने का तात्पर्य ये कि अंग्रेज या विदेशी अपने आप को सभ्य समझते थे और बाकी लोग को असभ्य समझते थे। इसलिए असभ्यों को सभ्य बनाना उनका एक उद्देश्य था। इसके लिए कौन कौन से वे बदलाव लाना चाहते थे। भारतीयों को शिक्षित, सभ्य और अंग्रेजों के सोच के मुताबिक अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने थे। अंग्रेजों के पास भी इन सवालों के कोई बने बनाए जवाब नहीं थे। इन सवालों पर कई दशक तक बहस चलती रही। यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ भाषाविद, ये जो है वर्ड भाषाविद है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो भाषाओं का जानकार और विद्यार्थी होता है। भाषाविद माने बहुत सारी भाषाओं को जानने वाला या किसी खास भाषा पर उसका पूरा अधिकार है या बहुत सी भाषाओं को भी वो जान सकता है। तो अंग्रेज शिक्षा को किस तरह से देखते थे। तो शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोच रहे थे और शिक्षा के विचार हमें आज शिक्षा के जो विचार हमें आज सहज समान दिखाई देते हैं, वे पिछले 200 सालों में किस तरह विकसित हुए। इस पड़ताल के दौरान हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि भारतीयों ने ब्रिटिश विचारों पर कैसी प्रतिक्रिया दी और इस बारे में अंग्रेजों के विचार किस तरह विकसित हुए कि भारतीयों को कैसे पढ़ाया जाए। प्राच्यवाद की परंपरा। सन 1783 ईस्वी में विलियम जोन्स नाम के एक सज्जन कलकत्ता आए। विलियम जोन्स नाम के एक सज्जन कलकत्ता आए। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया। विलियम जोन्स नाम का एक सज्जन कलकत्ता आया 1783 ईस्वी में और उसे जो है सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पे तैनात किया गया था। कानून का माहिर होने के साथ साथ जोन्स एक भाषाविद भी था। उसने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था। वह फ्रेंच और अंग्रेजी जानता था। साथ ही उसके दोस्त अरबी सीखने के अलावा फारसी भी सीख चुके थे। वे अपने एक दोस्त से अरबी के साथ साथ फारसी भी सीख चुके थे। यानी कि वह एक भाषा सीखना उसका एक लक्ष्य था। वह एक साथ बहुत सारी भाषाओं को सीखने में रुचि रखता था। वे रोजाना संस्कृत विद्वानों के साथ बैठकर वो संस्कृत भी सीखना चाहता था, इसलिए वह अंग्रेजी के साथ साथ फ्रेंच, अरबी, फारसी तो पहले ही सीख चुका था। साथ में वह संस्कृत की बारीकियों को
समझने के लिए उसके व्याकरण, संस्कृत काव्यों का अध्ययन करने लगा। कुछ ही समय में उसने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंक गणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञानों की प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन शुरू कर दिया। जोन्स ने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी उसके जैसा ही दिलचस्पी रखते थे। हेनरी टॉम्स, कोलब्रुक, नेथेनियल हॉलहेड भी भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत व फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे और प्राचीन भारतीय विरासत को समझने के प्रयास में लगे हुए थे। इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया। यही लोग जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया। एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया। जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे। वे भारत और पश्चिम दोनों प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, परंतु बाद में उसका पतन होता चला गया। उनको इस चीज का आभास हो गया कि भारतीय जो है प्राचीन इनकी जो संस्कृति है वो काफी वैभवपूर्ण था, लेकिन बाद में इनका पतन होता चला गया। उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथों को खोजना समझना बहुत जरूरी था। उनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों व कानूनों की इन्हीं रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है और इन्हीं रचनाओं के पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है। इस तरह जोन्स और कोलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढते और उनकी व्याख्या करने, अनुवाद करने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुंचाने में जुट गए। उन्हें विश्वास था कि यह परियोजना न केवल अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति सीखने में मदद मिलेगी, बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत के लुप्त वैभव को समझने में मदद मिलेगी। इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारतीय संस्कृति के अभिभावक और मालिक दोनों की भूमिका निभा रहे थे। भारत जो था वो वर्षों से गुलाम था, वर्षों से मुगलों के अधीन रहता और मुगलों द्वारा ऐसा कुकृत्य किया गया कि यहाँ की पुस्तकों को, लाइब्रेरी को जला दिया गया। हर संभव वो कोशिश किया गया कि जिससे भारतीयों का इतिहास जो है वो नष्ट किया जा सके, किसी को पता न लगे कि यहाँ कौन लोग थे, कैसे रहते थे। फिर भी कहा जाता है ना कि जैसे सूर्य को छिपाया नहीं जा सकता है, उसी तरह अगर सत्य जहाँ रहता है उस वहाँ की सभ्यता संस्कृति को कितना भी नष्ट कर लो, सूरज की तरह सत्य जो है वो कभी न कभी निखर के बाहर आ ही जाता है। तो सनातन धर्म का जो सूरज है वो अभी भी और वो सर्वकालिक के शिक्षा प्राप्त करने योग्य है, वो कभी भी पुराना नहीं हो सकता है। चाहे हम कितना भी आधुनिकता के दौड़ में खो जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं हम सनातन धर्म का जो शिक्षा है उससे हम लोग प्रभावित होते रहते हैं। तो इस चीज को जो है जोन्स और कोलब्रुक जो था वो अच्छी तरह समझ रहा था। तो उसने कोशिश की कि भारतीयों का जो इतिहास दब गया है और उसको बाहर लाया जाए और उनको उनकी सभ्यता और संस्कृति से फिर से ज्ञान दे करके परिचित कराया जाए।